तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज हम निबंध पर चर्चा करने जा रहे हैं और स्पेशली आपका बिहार जुडिशरी हो या यूपी एपी हो या यूपी पीसीएस हो, आपके कोई से भी स्टेट के एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल पर हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है। ठीक है, निबंध इससे पहले भी हम एक आपका वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं और वो कुछ ही दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। वह भी निबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर निबंध है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हमारा जो बैच चल रहा है बिहार जुडिशरी का, उसमें सारे नोट्स वगैरह आपको दिए जा रहे हैं, प्रॉपर समय पर सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, चलिए, बाकी हमारा नंबर यहाँ पर है, आप बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, आरक्षण। आरक्षण क्या होता है? देखिएगा, आपको बताया था कि किसी भी निबंध को लिखने से पहले कोशिश करें कि जो एक कोटेशन है, ठीक है, निबंध लिख रहे हैं आप, कुछ ऐसा उसको 2 लाइनों में या 1 लाइन में उसको व्यक्त करने की कोशिश करें। किसी महापुरुष ने कुछ कहा हो, किसी का कोई वक्तव्य हो या किसी ने नहीं भी कहा हो, तो एक ऐसी लाइन होनी चाहिए, एक कोटेशन होनी चाहिए जिससे सामने वाले पर फर्क पड़े कि हाँ, कहना क्या चाहते हो निबंध के बारे में। ठीक है, जो भी आपका निबंध है, निबंध बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वैल्यूएबल है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो निबंध आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आपका ये आरक्षण को लेकर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आरक्षण वाला जो निबंध है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आरक्षण क्या होता है? आप आए दिन सुनते रहते हैं कि इस कैटेगरी को इतना आरक्षण मिलता है और इसको इतना आरक्षण मिलता है, ओबीसी वालों का उसमें अलग से ही कोटा है, एससी वालों का अलग से, एसटी वालों का अलग है, ईडब्ल्यूएस और बढ़ गया है। तो आरक्षण क्या होता है कि एक पैमाना निर्धारित होता है। ठीक है, आरक्षण क्या होता है? बेसिकली सोसाइटी में जहाँ पर हम रह रहे हैं उसमें एक पैमाना होता है, जातीय पैमाना आप इसको बोल सकते हैं। कैसा? जातीय पैमाना। आखिरकार किस जाति की जो आर्थिक स्थिति है वह कैसी है, किस जाति को कितनी सुविधाएं मिली हैं स्वतंत्रता से बाद अब तक, क्या उसमें कुछ रिफॉर्म हो पाए हैं, क्या नहीं हो पाए हैं। आपने देखा होगा जो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेशन, शायद यही फुल फॉर्म है उसका। ठीक है, तो उसमें क्या करा है उन्होंने, इकोनॉमिक वीकर सोसाइटी, मतलब जो आपका जनरल वालों को उन्होंने आरक्षण दिया है, उसमें जो जनरल में लोग थे, जनरल में भी जो पिछड़े हुए थे, मतलब उनका विकास सही से नहीं हो पाया था, जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था, उसी के लिए प्रावधान किया गया था आपका ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का। अब पहला तो यह है कि बहुत से विद्यार्थी ये रहते हैं कि हमारा मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया है, कि हमको ये आरक्षण नहीं मिला या इस तरीके से, तो वो सब भ्रम की बातें हैं। अभी समझ में आ जाए क्यों है। मान लीजिए आपका 100% कोई भी चीज़ है, ठीक है, एक स्लाइड ले लेते हैं, समझ लेते हैं इसको कैसे समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा आपका ये मन में जो इसको लेकर भ्रम है वह दूर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी भी विषय पर 100% आरक्षण है, कोई वैकेंसी है, कुछ भी है। अब मान लीजिए इसमें लगभग 50 से 55% जनरल का रिजर्व रहेगा। अब पहले क्या था, ये जनरल में सभी आ जाते थे, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं जो इसमें नॉर्मली देखेंगे तो हमारा 50% लगभग बचा। इसमें अब ईडब्ल्यूएस 10% ले गया तो वो 40% बचा। अब 40% में आपका ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, और जो आपका कुछ और भी बचा जैसे एक्स सर्विसमैन है वो भी है। तो अब ये कहने का मुद्दा कि हम एससी में नहीं थे इसलिए हम सिलेक्शन से पीछे रह गए, या हम एसटी में नहीं थे, या हम ओबीसी में नहीं थे, तो ये व्यर्थ की बातें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आप जैसा जनरल की बात करें तो जनरल में आप ऑलरेडी ही 50% से आरक्षण लेकर बैठे हैं, 50% प्लस आरक्षण आप लेकर के बैठे हैं। आपकी सीटें, आपकी जो आपका आरक्षण है आपकी जनसंख्या के आधार पर भी है। ठीक है, अब एससी वाले हैं, अब इसमें किसी की गलती कोई है कि एससी वाले नहीं पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब तो बहरहाल शिक्षा में सुधार ही हो रहा है, तो जैसे जैसे वो शिक्षित होते जा रहे हैं तो उनकी मेरिट भी आप देख रहे होंगे इतना फ़र्क नहीं रह रहा है, उनकी जो व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, उसमें इतना सुधार नहीं हो पाया था। तो वो तो अपनी सीट पर लड़ रहे हैं ना, आप अपनी सीट पर लड़ रहे हो, इसमें मैटर ही नहीं करता है कि हम एससी में नहीं थे कि हमारा नहीं हो पाया है, हम ओबीसी में नहीं थे इसलिए नहीं हो पाया है। भाई वहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि आपकी रिजर्व सीटें हैं, इतनी इतनी हैं, आपको इतनी पे फाइट करनी है। आप ओबीसी जनरल में आ जाओ वो बात अलग है। अब जनरल वालों पर तो दोहरी मार पड़ती है, क्यों पड़ती है ये भी समझिएगा। जनरल वाले अब वैसे सीट ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई ओबीसी वाला अधिक मार्क्स लाता है तो वह जनरल में काउंट हो जाता है, फिर वहाँ पर जनरल वाले की तो आफत ही है कुल मिला के। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं अगर एससी वालों को देखें तो वो अपनी जगह ठीक है, जनरल वालों को देखें तो वो अपनी जगह ठीक है। ये दोषारोपण करना कि हम इस कैटेगरी में होते तो हमारा सिलेक्शन होता, ये गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल नितार्थ है। अब जो हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये तो आपका सामाजिक तौर पर बात हो गई कि आरक्षण किसी भी जाति या वर्ग को उसके जो आर्थिक व्यवस्था है उसको स्थिति, मतलब उसको एक अच्छी स्थिति प्रदान करना, आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना जो उसको स्वतंत्रता से पहले प्राप्त नहीं थी या स्वतंत्रता से अब तक उसका उस तरीके से विकास नहीं हो पाया है जो अन्य जातियों का हो पाया है, तो इसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिन पर सरकार समय समय पर स्पेशली आरक्षण का भी सुविधा देती है, जैसे कुछ हमारे ट्राइबल एरियाज़ है या कुछ हमारे ईस्टर्न जो हमारे स्टेट हैं, ठीक है, 7 सिस्टर्स जो हैं, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, आपके ये सभी क्या हैं, 7 सिस्टर्स हैं, तो इनमें अलग अलग प्रावधान देखने को मिलते हैं। आरक्षण पर बहुत अच्छी कोटेशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। मेरे ख्याल से इनसे अच्छा आरक्षण को एक्सप्लेनेशन कोई नहीं कर सकता जिस प्रकार से अपनी कोटेशन में भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आरक्षण प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व का अर्थ है समाज की तरफ से समाज के लिए प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करना। जब आपको आरक्षण दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप प्रतिनिधित्व किसी समाज का करेंगे, आप ऊंचे पद पर जाएंगे तो एक तरीके से चाहे आरक्षण के माध्यम से जाएं तो आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे ना वहाँ पर। तो आरक्षण क्या है, आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है, ठीक है। आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को कि हाँ हम भी इस ओहदे पर अपना हक रखते हैं, ठीक है, प्रतिनिधित्व करना। अब समझिएगा, जैसे अब आपको तो पता ही है भारत में आरक्षण की प्रणाली जो है बहुत विवादास्पद है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आए दिन इस पर पॉलिटिक्स होती रहती है। कभी किसी मतलब कोई पार्टी हो, कोई भी हो देश की, और इलेक्शंस के तौर पर ज़्यादा ये देखा जाता है। तो भारत में आरक्षण प्रणाली एक जटिल और विवादास्पद है, मुद्दा है, ठीक है, जो वर्षों से बहुत बहस और चर्चा का विषय रहा है। इस प्रणाली को अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों जैसे कुछ वंचित समूहों को शिक्षा और रोजगार में विशेष अधिकार और कोटा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। आरक्षण की तो ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी अगर सभी एक तरीके से प्रॉपर शिक्षित हों, सभी को एक पैमाने से निर्धारित किया जाए कि सभी को, मतलब अब ये जल्दी तो होने का नहीं, ठीक है, एकदम से आरक्षण जब तक बना रहेगा जब तक जातिगत व्यवस्था है भारत में, इससे पहले आरक्षण भी ख़त्म होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब जाति हैं, अगर हमारी एक ही जाति होगी भारतीय, तो जो लड़ेगा वो पाएगा, जो शिक्षित करेगा वो पाएगा। अभी तो हम कैटेगरी में बटे हुए हैं, तो इसलिए आरक्षण की व्यवस्था भी कंपलसरी है। तो पहले आरक्षण अगर ख़त्म होना है तो पहले जातियों का ख़त्म होना भी कहीं ना कहीं निश्चित होना चाहिए, ठीक है। इन समूहों को अक्सर आरक्षित श्रेणियों के रूप में संदर्भित किया जाता है और उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों के संस्थानों में आरक्षित स्थानों के हकदार होते हैं, ठीक है, रिजर्व जो सीट्स होती हैं। अच्छा, भारत में स्वतंत्रता के बाद आरक्षण प्रणाली की शुरुआत इन समूहों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक भेदभाव और सामाजिक और आर्थिक नुकसान को दूर करने के प्रयास में की गई थी। इसका उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना और इन वंचित समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। पहले क्या होता था, हालांकि अब भी कहीं कहीं जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं या कुछ अनुसूचित जाति जहाँ पर अधिक पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर अभी भी भेदभाव देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल MP हुआ, ठीक है, हालांकि नियमों में बदलाव काफ़ी हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं लोग। ये कहीं कहीं अपवाद स्वरूप आपको अब घटनाएं किंचित मात्र देखने को मिलती होंगी। किसी स्टेट से कोई घटना आ गई, अप्रिय घटना आ गई, हालांकि ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है, इसका खंडन होना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे समाज शिक्षित हो रहा है तो ये घटनाएं भी कम हो रही हैं, ठीक है। इतना बड़ा देश है तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि हर किसी का माइंड को एक नियमों से नहीं बांधा जा सकता। कोई भी है अपने क्षेत्र में है तो कहीं ना कहीं अप्रिय घटनाएं देखी जाती हैं, जिस पर आजकल कानून भी त्वरित तरीके से एकदम सख्त कदम उठाता है और ये होना भी चाहिए, ठीक है। किसी भी निबंध को लिखने से पहले थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि उसकी यही है कि आप थोड़ा सा उसको हिस्ट्री से भी लिंक करते हैं, जैसे हमने जलवायु परिवर्तन वगैरह देखा था, ठीक है। तो इसमें भी है आपका 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा राव फूले स्पेशली आप जानते होंगे इनको, ठीक है, ये अमरोहा जिले से संबंध रखते थे, जिसका नाम ज्योतिबा फूले नगर भी होता है, ठीक है। तो 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा राव फूले मूल रूप से जाति आरक्षण आधारित आरक्षण प्रणाली के विचार की इन्होंने कल्पना की थी। क्यों की थी, क्यों ऐसा मतलब हो पाया कि इनको आरक्षण को सोचना पड़ा,
क्यों सोचना पड़ा, इतने महान पुरुष थे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई उस दौर में आप सोच करके दें कि हाई थिंक इतना मतलब पॉजिटिव किसी विचार को लेकर कि आखिरकार हमें समाज में हिस्सा कैसे मिलेगा, अगर हम शोषित हैं, दलित हैं या पिछड़े वर्ग से हैं तो हमें समाज में कैसे हिस्सा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं विचार, दूरदर्शी विचार थे इनके, ठीक है। 1882 की बात हो रही है, समझिए आप, इतने दूरगामी सोच के थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने वर्ग के लोगों को एक मतलब कह सकते हैं इनका जो हक था, ठीक है, सरकारी विभागों में या अन्य पदों पर, उनको हक दिलाने के लिए ये व्यवस्था इनके मन में घर कर गई और फिर उन्होंने इस पर कार्य करना अपना शुरू किया। तो हमने इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जोड़ दिया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि निबंध में हमारा प्लस पॉइंट रहता है। आरक्षण प्रणाली जो आज मौजूद है सही अर्थों में 1933 में शुरू की गई थी, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड हो गए सांप्रदायिक पुरस्कार प्रस्तुत किया था। तो ये आरक्षण प्रणाली जो वर्तमान में मौजूद है, आप इसका नाम भी याद ना रहे तो ऐसे कह सकते हैं कि वर्तमान में जो आरक्षण प्रणाली है वह हमारी 1933 में शुरू की गई प्रणाली पर आधारित है। 1933 में शुरू की गई ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है, ब्रिटिशर्स का शासन था उस समय, ठीक है। इस पुरस्कार ने मुसलमानों, सिखों और भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय और दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान कर दिया। अब क्या कर दिया उनके लिए, एक अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान कर दिया। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था। स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST, इनके लिए ही खाली आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन समय की मांग के अकॉर्डिंग आप भी देखते हैं वर्तमान में EWS को स्पेशली दिया गया है 10% आरक्षण। तो ये समय समय पर संसद जिम्मेदारी तय करती है कि किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलना है, ठीक है। अब इसमें मंडल आयोग को आप पढ़ते होंगे, जीके का भी बहुत क्वेश्चन है, मंडल आयोग किससे संबंधित है, मंडल आयोग की कब रिपोर्ट बनी, मंडल आयोग का गठन कब हुआ और रिपोर्ट कब पेश की, इस तरीके से इसके जनरली क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो मंडल आयोग की सिफारिशों पर 1991 1991 में OBC को आरक्षण देने के दायरे में शामिल किया गया था, OBC को भी इसमें ला दिया गया, ठीक है। मंडल आयोग ने निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला कि भारत की जनसंख्या लगभग 52% OBC है, इसलिए उनके लिए 27% सरकारी नौकरियां आरक्षित की जानी चाहिए। ये मंडल आयोग का कमिटमेंट था, ठीक है। आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के 11 संकेतक विकसित किए हैं। जो 11 संकेत थे अब उनको तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्टली हमने बता दिया है कि हाँ इस आयोग ने क्या क्या किया था। 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% कोटा बरकरार रखते हुए उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया। इस निर्णय और प्रावधान के माध्यम से क्रीमी लेयर की अवधारणा को भी लोकप्रियता मिली। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर OBC में आपको देखने को मिलता है। क्रीमी लेयर बेसिकली क्या होते हैं, क्रीमी लेयर मान लीजिए, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर मतलब जिसकी नौकरी लग गई ऑलरेडी, तो जाहिर सी बात है वो क्रीमी लेयर में आएगा, मतलब उसको फिर आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि SC ST में ऐसा प्रावधान नहीं है। मौजूदा समय में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए, ये EWS की बात हो रही है, ठीक है, 10% आरक्षण की व्यवस्था है। हालांकि OBC समुदाय से संबंध रखने वाली क्रीमी लेयर तबके को आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होता है। आप समझ गए, आप मतलब जो OBC में क्रीमी लेयर हैं, मान लीजिए हम OBC में आते हैं स्पेशली, तो हम अगर नौकरी पा लेते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हैं, जुडिशरी में आपका सिविल जज आप बन जाते हैं, तो आप फिर आपकी जो पीढ़ी होगी आपको उसका हकदार, जो आरक्षण आपको मिल रहा था आप उसके हकदार वो नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अगस्त 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया कि आरक्षण के दायरे से बाहर करने के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों में से क्रीमी लेयर को तय करते हुए आर्थिक मानदंड एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा सरकार ने उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया, जबकि 2019 के संवैधानिक 103वां संशोधन अधिनियम ने अनारक्षित श्रेणी में जो आपका EWS है, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो है लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रावधान किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 103वां अमेंडमेंट 2019। आपका इसमें जनरल से कुछ ऐसी जो मतलब उसमें से कुछ ऐसे कास्ट थे उनके जनरल में सब कैटेगरी थी
कि उनको EWS की ज़रूरत थी, उसका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है। अधिनियम आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने वाले खंडों को जोड़कर संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करता है। 15 आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और 16 ये आपके जो आरक्षण संबंधित है इसके प्रावधान करते हैं। चलिए, आरक्षण की आवश्यकता क्यों, अब देखिएगा। जो हम मुद्दा शुरू में समझा रहे थे आपको, वो यही बात है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में आरक्षण के संबंध में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब भारतीय संविधान नागरिकों के बीच भेदभाव का निषेध करता है, मतलब भेदभाव निषेध है, फिर आरक्षण की आवश्यकता को औचित्य क्या। इस प्रश्न के जवाब में यही कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में शोषण, भेदभाव, ऊंच नीच, दमन, अस्पृश्यता जैसी कुरीतियाँ सदैव विद्यमान रही हैं। सुनते हैं आप लोग, ठीक है। हालांकि मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं या आपके जो सिटीज़ बड़े बड़े हैं उनके आसपास जो क्षेत्र हैं उनमें ये अलोकप्रिय घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी सुदूर इलाकों में जो होती है इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। समाज जाति बंधनों में जकड़ा रहा है। जाति प्रथा जहाँ कुछ के लिए लाभप्रद रही, वहीं कुछ के लिए अभिशाप बनी। इन्हीं सब कारणों से एक ऐसा तबका सदैव अस्तित्व में बना रहा जो निर्योग्यताओं का शिकार बना रहने के कारण ना तो यथेष्ट प्रगति कर पाया और ना ही मुख्य धारा से जुड़ पाया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही अनुभव कर लिया गया था कि राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े तथा शोषित वर्गों का उत्थान आवश्यक है। इसलिए उनके द्वारा स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ विशेष संरक्षण मूलक प्रावधान किए गए, जिसमें आरक्षण व्यवस्था प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी, जिसे बराबर बढ़ाया जाता रहा है यहाँ पर ये होगा, ठीक है। शुरू में जो आरक्षण की आपके प्रावधान की व्यवस्था की गई थी वह मात्र 10 वर्ष के लिए की गई थी, यानी कि इस प्रकार से की गई थी, हम 10 वर्षों में इन जो जातियाँ हैं, कुछ पिछड़े लोग हैं, इनको उस धरातल तक ले आएंगे कि हम उनको उनका हक दे सकें। लेकिन ये व्यवस्था अभी भी जारी है। संसद इसको बढ़ाती है, समय समय पर बढ़ाती है, वो फिर इलेक्शन का दौर हो या कुछ भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। आरक्षण के पक्ष विपक्ष में तर्क, इसमें बहुत तर्क है, मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, भारत में आरक्षण व्यवस्था पर विवाद होना स्वाभाविक ही देखा जाता है। इसके कारण जहाँ तनाव एवं संघर्ष बढ़ा है, वही आरक्षण की आड़ में राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने यह रेखांकित किया है कि आरक्षण जाति के राजनीतिकरण और राजनीति के जातीयकरण का कारण बन चुका है। साफ साफ सी बात है कि आरक्षण जाति को राजनीति में कन्वर्ट कर चुका है, मतलब आरक्षण भी मुद्दा तखड़ा इलेक्शंस पर डिपेंड हो चुका है, राजनीति के जातीयकरण का कारण बन चुका है। आरक्षण को लेकर पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। फिर क्या है, आरक्षण के पैरोकार इसके पक्ष में तर्क देते हुए यह कहते हैं कि, क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोग भेदभाव पूर्ण जाति प्रथा के कारण से सदैव दमन का शिकार रहे और उत्थान नहीं कर पाए, ये मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, अतएव आरक्षण प्राप्त करना इनका हक बनता है। जाति प्रथा के कारण हुई क्षति की भरपाई के लिए इन्हें लंबे समय तक आरक्षण का लाभ मिलता रहना चाहिए। ये तो पक्ष वालों का तर्क है कि काफ़ी इनका शोषण हुआ है आप पिछले वर्षों में, स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के दौरान भी या बाद भी, तो इनको तो ये आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। आरक्षण समर्थक की दूसरी दलील यह है कि आरक्षण एक समतामूलक प्रक्रिया है जो वंचित एवं प्रभुता व अधिकार संपन्न वर्गों के बीच खाई को पाटती है। मतलब जब आप मान लीजिए एक संपन्न व्यक्ति है और एक थोड़ा सा बैकवर्ड है, संपन्न व्यक्ति को आरक्षण मिला, ठीक है, या पहले ही मिला, वो संपन्न है, उससे दूसरा है जो शिक्षा को भी नहीं पाया, अगर आरक्षण मिलकर उसके बराबरी हो जाएगा तो एक जो खाई है वह कम होगी, ठीक है, भेदभाव की। आरक्षण समर्थकों की तीसरी दलील यह भी है कि समता और प्रगति की बुनियाद शिक्षा ही है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण को बनाए रखकर समता एवं प्रगति का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार आरक्षण के पक्ष में तर्क है, उसी प्रकार इसके विरोध में भी ठोस तर्क है। आरक्षण विरोधियों का यह मानना है कि आरक्षण के कारण योग्य व्यक्ति को योग्य पद न मिलने तथा भूमि का आवंटन में कौशल, गुणवत्ता एवं योग्यता की उपेक्षा किए जाने से सामाजिक असंतोष बढ़ता है, जिसकी परिणति संघर्ष, तनाव, विरोध एवं विचलन के रूप में सामने आती है। अब यहाँ पर जो विरोधाभास तर्क है वह यह कहना चाह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो शिक्षा का एक पैमाना है उसमें अंतर आता है आरक्षण दे करके, ठीक है।
ये कहने का यहाँ पर कोशिश की गई है कि योग्यता जो है एक तरीके से वहाँ पर योग्यता को एक पैमाने से नीचे धर दिया जाता है और फिर उसमें कहीं ना कहीं असंतोष भी देखने को मिलता है। आरक्षण विरोधियों का जहाँ यह तर्क है कि आरक्षण के कारण जहाँ प्रतिभाशाली व्यक्ति कुंठित हो जाते हैं, वहीं अयोग्य व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पद दिए जाने से देश का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। इससे प्रतिभाओं के पलायन की समस्या बढ़ती है तो लोक सेवा की गुणवत्ता का ह्रास भी होता है। आरक्षण विरोधियों का यह भी तर्क है कि आरक्षण के लाभार्थी आरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित समझने लगते हैं। आरक्षण विरोधियों का यह भी मानना है कि आरक्षण की व्यवस्था एक उपचार के रूप में एक निर्धारित अवधि के लिए शुरू की गई थी। प्रश्न यह है कि यह उपचार आखिर कब तक जारी रहेगा। तो ये इसके विपक्ष में दलील है। दलील पर हम ज़्यादा इस पर स्टेटमेंट नहीं देंगे, ये अपनी अपनी दलील है। इसमें इस तरीके से निबंध में दर्शाने की कोशिश की गई है, पक्ष विपक्ष को दर्शाने की कोशिश की गई है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या होगा इसका, निबंध में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। उपसंहार से बेटर लाइन है आपकी निष्कर्ष, लास्ट में उपसंहार हेडिंग का प्रयोग ना करें, निष्कर्ष का प्रयोग कर सकते हैं, या भविष्य की राह, या क्या क्या आगे की मतलब आप कह सकते हैं सकारात्मक पहल, इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है, आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में दिए जा रहे तर्कों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि भारत में आरक्षण का मुद्दा अत्यंत संवेदनशील बन चुका है। ये तो बिल्कुल डेफिनेट है कि ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा हो चुका है जिस पर हर समय हर पार्टी हर इलेक्शन के समय, वो लोकसभा के इलेक्शन हो या विधानसभा के इलेक्शन हो, अपनी रोटियां सेकने लगती हैं और ये मुद्दा ज्यों का त्यों बना रहता है। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए अब यह आवश्यक होगा कि देश में आरक्षण नीति की पुनः समीक्षा की जाए। बिल्कुल, अब यह आपको सकारात्मक बिंदु यहाँ पर निबंध के अंत में देखने को मिल रहा होगा। हमने पक्ष विपक्ष चीज़ें देखी, क्या क्या उसमें दलीलें थी, हमने इतिहास को खंगाला उसके थोड़ा थोड़ा, हमने सभी तरह के मुद्दों को चर्चा किया, कुछ आयोग देखे। अब हम उसके अंतिम चरण में जा रहे हैं तो हम एक पॉजिटिविटी सकारात्मक प्रभाव भी वहाँ पर छोड़ेंगे जिससे निबंध में हमारा इफेक्टिविटी वो बढ़े। ठीक है, करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमें आज़ादी प्राप्त हुए जितना समय हो चुका है वह सामाजिक बदलाव उत्थान के लिए पर्याप्त है। ऐसे में अब जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के तरीके पुनः विचार आवश्यक हो गया है, मतलब तरीके पर पुनः विचार आवश्यक हो गया है। आरक्षण के तौर तरीकों के मूल्यांकन का फायदा यह होगा कि इससे न केवल यह मापने में मदद मिलेगी कि आरक्षण से क्या बदला, बल्कि इसके स्वरूप के बारे में जानने समझने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, एक पैमाना आपने निर्धारित किया आज़ादी के समय, या सपोज दैट आपने कुछ सालों पहले 20 साल पहले 30 साल पहले, और अब वर्तमान में कुछ और परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो ये तो समय समय पर परिवर्तन होना उचित है। इसलिए ये मानना है सकारात्मक बिंदु के तरीके से अगर हम देखें कि इसका दोबारा से आपका पुनः विचार इस पर किया जाए। ठीक है, तो ये आपका आरक्षण पर निबंध था जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका PCS जे हो या UP AP हो या बिहार जुडिशरी हो, काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है। आपको और भी कुछ याद है, एक दो आर्टिकल और भी आपको लगता है थोड़ा, उसके बारे में आप बता सकते हैं। आप स्पेशली जुडिशरी के विद्यार्थी हैं तो आप उसमें आर्टिकल वगैरह को भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप यहाँ पर बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये 7500 11 314 पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो फिर आपकी निबंध पर बहुत ही धांसू वीडियो आएगी, PDF वगैरह हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। जानकारी 7500 11 314 नंबर पर आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।